नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो हमारी कक्षाएं नियमित चल रही हैं, उन कक्षाओं के अंतर्गत आज हम अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और सघोष की क्लास के साथ आप सबके साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो परीक्षार्थी या आपके सहयोगी पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उन तक हमारे वीडियो को, हमारी क्लासेस को शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। आज जो तथ्य हम बताने चल रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कहीं ना कहीं परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और वो प्रश्न आपके परीक्षा में स्कोर करने में मदद करते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे, चलेंगे, हम शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। तो एक चीज ये जान लीजिए कि प्राण का मतलब होता है वायु। कौन सी वायु? प्राण वायु, जो हम सांस अंदर बाहर लेते हैं, उस वायु को प्राण वायु कहते हैं या उसे प्राण कहते हैं। तो प्राण के आधार पर जो वर्गों का वर्गीकरण किया गया है, वर्णों का, वो दो प्रकार से किया गया है। एक को हम बोलते हैं अल्प प्राण, एक को हम बोलते हैं महाप्राण। तो जिसको हम अल्प प्राण बोलते हैं, अल्प प्राण वर्ण क्या होता है उसको जान लीजिए, और महाप्राण वर्ण क्या होता है उसको जान लीजिए। अल्प का मतलब देखिए होता है कम, अल्प का मतलब क्या होता है? कम, और प्राण मतलब होता है हवा। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम लगे या हवा की मात्रा कम निकले, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण किसे कहेंगे? देखिए, महा का मतलब होता है अधिक, महा का मतलब क्या होता है? अधिक, और प्राण का मतलब होता है हवा या वायु। तो जिसके उच्चारण में हवा या वायु की मात्रा जो है अधिक निकले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम महाप्राण कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि जैसे जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो वर्ण उच्चारण में हवा की मात्रा ज्यादा निकालते हैं या जिनके उच्चारण में हवा की मात्रा ज्यादा निकलती है, उन्हें जो व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने क्या कहा? महाप्राण कह दिया, उन्हें महाप्राण वर्ण कहा। और जिनमें हवा की मात्रा कम निकलती है उन्हें क्या कहा? उन्हें अल्प प्राण वर्ण। तो प्राण के आधार पर, प्राण का मतलब हमारे जो प्राणवायु है, प्राणवायु के आदान प्रदान के माध्यम से, क्या मतलब जितनी हमारी वायु निकलेगी, अगर कम निकल रही है तो अल्प प्राण, अधिक निकल रही है तो महाप्राण। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। और जिसमें हवा की मात्रा ज्यादा निकलेगी उसे हम महाप्राण। ठीक, कम हवा की मात्रा निकले तो अल्प प्राण, ज्यादा हवा की मात्रा निकले तो महाप्राण। देखिए, ये कौन कौन से वर्ण है? देखिए, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और जो चौथा वर्ण होता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? आपका अल्प प्राण होता है। सभी स्वर कहाँ से? आ से लेकर औ तक के जो सभी स्वर हैं वो क्या होते हैं? इन्हें स्वरों की श्रेणी में माना जाता है, इन्हें स्वर माना जाता है। अंक और आहा को स्वर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो सभी स्वर और अनुस्वार वर्ण, अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अंक को अनुस्वार कहते हैं। किसको अनुस्वार कहा जाता है? अंक को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, आप देखिएगा, तो सभी स्वर और अनुस्वार वर्ण, ठीक है, सभी अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं? आपके अल्प प्राण होते हैं। तो ये जो तीनों हैं, ये क्या हैं? ये आपके अल्प प्राण हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सॉरी, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, समझ रहे हैं? सभी स्वर, अनुस्वार वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिएगा, महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं? तो महाप्राण का मतलब जिसमें हवा की मात्रा ज्यादा निकले। कौन कौन से हैं ये? प्रत्येक व्यंजन वर्ग का कौन सा वर्ण? पहला,
प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण। फिर उसके बाद विसर्ग वर्ण। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग स्वर। विसर्ग स्वर मतलब आहा, विसर्ग स्वर मतलब आहा। और उसके बाद जो है, जो सभी ऊष्म व्यंजन है, जो ऊष्म व्यंजन है, ये सब क्या है? ये सब महाप्राण है। समझ में आ गया? तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा, पहला तीसरा पांचवा वर्ण सभी स्वर, अनुस्वार वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, अल्प वर्ण, और दूसरा और चौथा वर्ण विसर्ग और ऊष्म व्यंजन, ये है महाप्राण। अब आप देखिएगा प्रत्येक व्यंजन वर्ग का ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो आप देख रहे हैं आपका जो ये पहला है अल्प है, दूसरा है महा है, तीसरा है ये अल्प है, चौथा है महा है, पांचवा है तो अल्प है। ठीक है, आप जान रहे हैं। आप इन्हें उंगलियों के आधार पर, जो व्यंजन वर्ग हैं, इन्हें उंगलियों के आधार पर भी जान सकते हैं। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, इनमें पहला हमारा अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अल्प प्राण वर्ण। ठीक, समझ गए होंगे। और क्या है? सभी स्वर होते ही है, आप जान रहे हैं। सभी स्वर भी क्या है? सभी स्वर जो है अल्प प्राण है। तो ये आपका अल्प प्राण, ये आपका महाप्राण, ये आपका अल्प प्राण, ये आपका महाप्राण और ये आपका अल्प प्राण। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा आपका जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन आपका अल्प प्राण है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका जो ऊष्म व्यंजन है वो महाप्राण है, महाप्राण है। साथियों, कभी अगर इनको प्राणवायु के आधार पर यदि आप महसूस करेंगे तो आप समझ सकेंगे कि इन्हें अल्प प्राण महाप्राण क्यों कहा जाता है। देखिएगा, जैसे जब हम का बोलते हैं, ख, तो हमें कुछ ऐसा महसूस होता है। जब हम का बोलेंगे तो कम महसूस होगा। खा, क, ख, ग, घ, अंगा। तो का, ग और अंगा बोल रहे हैं तो हवा की मात्रा कम निकल रही है। खा और घा बोल रहे हैं तो हवा की मात्रा ज्यादा निकल रही है। तो इस आधार पर आप जान सकते हैं कि कौन से अल्प प्राण है और कौन से महाप्राण है। ठीक है, तो आपका जो है ये अल्प हो गया। और हमने क्या बताया था कि सभी स्वर भी क्या होते हैं? ये भी आपके अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? ये भी आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अंक आपका आता है, इसके बाद आहा आता है। तो अंक जो है ये आपका अल्प प्राण है और जो आहा है वो महाप्राण है। ये आपका अल्प है, ये आपका अल्प प्राण है और ये आपका महाप्राण है। कौन? तो आहा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम सब चलेंगे घोष और सघोष के बारे में। घोष और सघोष के बारे में देखेंगे। सघोष और अघोष। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जो सघोष है इसे घोष भी कहते हैं। अब घोष का मतलब क्या होता है साथियों? तो घोष का मतलब होता है कंपन। अर्थात ये जो वर्ण है इनमें कंपन होता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें कंपन होता है। इनमें कंपन कैसे होता है? हमारे जो स्वर तंत्री है, घोष का मतलब क्या होता है? स्वर तंत्री। जब हम कभी भी इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में, हमारे कंठ में क्या होता है? झनकार होती है, कंपन होता है।
तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया अघोष, दूसरे को कहा गया सघोष। अब अघोष किसे कहेंगे, सघोष किसे कहेंगे? देखिएगा, आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब होता है नहीं, और घोष का मतलब होता है कंपन, अर्थात जिसके साथ कंपन ना हो, जिसके साथ कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं, और जिसके साथ कंपन हो उसे सघोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। आप देख सकते हैं, सा का मतलब होता है साथ, और घोष का मतलब होता है कंपन। जिसके साथ क्या हो? जिसके साथ कंपन हो। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें सघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें अघोष के नाम से जाना जाता है। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब हम सब चलेंगे, अब हम सब देखेंगे कौन कौन से वर्ण हैं जो अघोष हैं और कौन कौन से वर्ण हैं जो सघोष हैं। तो आपको ध्यान देना है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ध्यान दीजिएगा, इनको भी उंगलियों पे गिन लीजिए। पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? वो सघोष होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। क ख ग घ अंग ऐसे उच्चारण हम करते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण है वो अघोष है। इसके साथ जो तीनों सा हैं, तीनों सा का मतलब क्या हुआ? स, श और ये सा, तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये तीनों सा क्या हैं? ये भी आपके जो है अघोष हैं। और हा क्या है? हा आपका इनके साथ का हा वो सघोष आ गया। ये भी देखते हैं। हाँ, फिर देखते हैं हम सघोष में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण साथियों क्या होता है? तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है सघोष। सभी स्वर, ध्यान दीजिएगा आप, सभी स्वर कहां से कहां तक? आ से लेकर औ तक के जो सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं। साथ साथ अंतस्थ व्यंजन भी सघोष होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका अंतस्थ व्यंजन भी क्या है? सघोष है। और ऊष्म का जो हा है वो भी आपका सघोष व्यंजन है। तो हमने देखिए लिख दिया है नीचे हमने लिखा है कौन कौन से। ये आपके क्या हैं? ये आपके अघोष हैं। ये आपके क्या हैं? अघोष हैं। पहला और दूसरा व्यंजन है, पहला और दूसरा व्यंजन है, और तीनों सा है, और तीनों सा है। ये सब क्या है? ये सब अघोष हैं। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये जो तीनों व्यंजन वर्ण है तीन प्रकार के, कौन कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक व्यंजन वर्ण का जो लास्ट के तीन वर्ण होते हैं वो क्या है? ये आपके सघोष हैं। ये आपके क्या हैं? ये आपके सघोष हैं। सघोष को घोष भी कहते हैं, सघोष को घोष भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा, जो आपका अंतस्थ व्यंजन होता है वो भी क्या होता है? वो भी आपका सघोष व्यंजन होता है। और जो हा होता है, हा भी आपका सघोष व्यंजन होता है। तो साथियों, यहाँ से परीक्षाओं में कई तरह के प्रश्न बनते हैं। कौन सा व्यंजन सघोष है, कौन सा व्यंजन अघोष है, कौन सा प्राण है, कौन सा महाप्राण है, अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है, या ये पूछ लिया प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किस प्रकार का व्यंजन है। तो अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, घोष इस तरह से दे दिया जाएगा। तो जान लीजिए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। और दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से घोष शब्द में पूछ लिया प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इस प्रकार के वर्ण हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सघोष वर्ण है। क्या है? सघोष वर्ण है। और पहला और दूसरा वर्ण जो है क्या है? वो अघोष वर्ण है। तीनों सा आपके अघोष वर्ण हैं। हा आपका सघोष वर्ण है,
और जितने अंतस्थ व्यंजन हैं वो सभी क्या हैं, सघोष हैं, सभी स्वर क्या हैं, सघोष हैं। तो इन सब चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जानते रहिएगा। ये आपका जो क्लास है ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जब आप परीक्षा देने जाएंगे एक बार रिवाइज करके जाइएगा, आपका तैयार हो जाएगा। साथियों, आप सब क्लासेस को देखते हुए नोट्स जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि जानते रहिएगा क्यों हमारा जो वर्क होता है वो अभ्यास पर डिपेंड करता है, हमने कितना वर्क किया है। तो एक बार हमने पढ़ा है, फिर हमने लिखा है, फिर हम रिवीजन करेंगे, तो इससे हमारे जो टॉपिक होते हैं वो परत दर परत, या ये कह दिया जाए टॉपिक दर टॉपिक हमारे तैयार होते जाते हैं। तो इसलिए पढ़िएगा भी, लिखिएगा भी, अभ्यास भी करिएगा, क्वेश्चन आंसर भी करिएगा, आपके टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ये हमारा वादा है। हम आपको हर टॉपिक को तैयार कराएंगे। हिंदी व्याकरण से जितने प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं सबको हम एक तरफ से आप सबको करवाएंगे। तो साथियों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे और आप सबसे गुजारिश करेंगे कि हमारी क्लासेस को छात्रों तक शेयर करिए, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ से आपको कई तरह से मटेरियल भी मिलेंगे, आपको जो सूचनाएं संस्थान के द्वारा दी जाएंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट डे किसी और क्लास के साथ आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।